अब इसी तरह जो है बहुत सारे लोग तहज्जुद के मामले में गलतफहमी ये रखते हैं कि तहज्जुद को कभी कभार नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े तो हमेशा कंटिन्यू कर जाए, नहीं पढ़े तो तहज्जुद बदवा देती फिर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो तुम पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ते रहना, नहीं तो नहीं पढ़ना। कभी मुसीबत परेशानी होती है तो आदमी जब पढ़ता है, कभी नहीं होती तो नहीं पढ़ता है। अल्लाह ताला तौफीक दे एक अलग बात है, लेकिन सबको ये नमाज की मुकम्मल तौफीक नहीं होती है, चूँकि वैसे फ़र्ज़ है भी नहीं। बड़ी अफजल है अपनी दुआएं मंगवाने के लिए, मनाने के लिए रब को, वो तो है, लेकिन ये गलतफहमी की बुनियाद पे नमाज मत छोड़। बहुत से लोग तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, सो के उठना जरूरी है, आज रोज तो मैं जागता नहीं हूँ, आज जाग लिया तो तहज्जुद पढ़ूं क्या, तो बोलते नहीं आज नहीं पढ़ सकते। क्यों, खास थोड़ी उठे तुम नमाज के लिए, समझ रहा? ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर मैं रोज नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन आज जाग गया हूं तो कितना अच्छा मौका है ना आज तक। प्लस क्या तीसरे पहर में पढ़ना जरूरी नहीं, ईशा की बात पढ़ लीजिए आप। मुझे लगता है मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकता हूँ, ईशा के बाद मैंने तहज्जुद की 8 रकात पढ़ी, 3 वितर पढ़ी, सो हो गया, ये भी कर सकता हूँ, समझ रहा? तो जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू रखें, जरूरी नहीं है कि आप आखिर वक्त में पढ़े, जब सहूलत हो, जैसे सहूलत आप पढ़े। और बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है कि नमाज को पढ़ के छोड़े तो अजाब आ जाता, लानत बरसती, काम हो गया तो फिर वापस ख़राब हो जाता, इसलिए कि तुमने तो अल्लाह को खुश कर दी रात में उठ के बाद, थोड़े दिन बाद में नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा रब जो है बंदे की नीयत को देखता है, तो लिहाजा जितना हो सके करें। हाँ, अफजल ये है कि कोई काम आप जब शुरू करें उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ कंटिन्यू रखी जा सके, हो सकता है आप कर पाए, हो सकता ना कर पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो बगैर सोकर उठे के भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद का माना ही जागना होता है, सोना उसमें शामिल ही नहीं है। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है, नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है तो 2 रकात पढ़ ली और 3 रकात पढ़ ली, ज़्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ ली और दुआ करिए अपने रब से। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाल्लाह। और एक तो सफ़र में वैसे अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है, याद रखिए हमारी। तो जो तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी करम यही हाथ बांधेंगे। किसी ने एक सवाल किया, लड़की हामिला है और उसका शौहर उसे मोबाइल नहीं देता कि वो तकलीफ़ में उसे कॉल करके बुलाए, और सास उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में अपना दिमाग चलाती है, तो उन्हें कैसे समझाएं? देखिए, ये एक ऐसा मसला और एक ऐसा मामला है कि अगर आपको भी कोई सलूशन मिले कैसा समझाए तो मुझे भी आप बता दें, ताकि मैं लोगों को बता दूं कि इसका मसले का हल ये है। ये बड़ा संगीन मसला है और ये बहुत कॉमन इशू है। क्या इशू है? देखिए, शौहर बीवी को मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं देता और सास मेडिकल ट्रीटमेंट में, लड़की हामिला मेडिकल ट्रीटमेंट में इंटरफियर करती है, ठीक है। अब मेरी बात को अनबायस सुनिए, मतलब बुराई से मत सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं सास का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो वो किसी की माँ होती है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं जानता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये जानता भी हूँ कि समाज में ये सास जो है, जब माँ है तो इससे ज़्यादा दुलार करने वाली कोई औरत नहीं अपने बेटे के लिए, लेकिन जब सास है तो इससे ज़्यादा तकलीफ देने वाली कोई औरत नहीं उसकी बहू के लिए। ये मानना पड़ेगा हम इस चीज़ को, इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते फैज साहब आप जब भी सासों के बारे में बोलते बहुत बुरा बुरा बोलते, बहुत बुरा बुरा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सास माँ होती है किसी, बट ये माँ जब दोगली होती है और 2 कैरेक्टर बना लेती तब प्रॉब्लम शुरू होता है। ये बात भी मेरी मानना पड़ेगी, मतलब हकीकतों को सिर्फ ऐसा आँख पे हाथ रख लेने से हकीकतें छुपती नहीं है। अब आइए मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिचुएशन में जो लड़की है जो हामिला है, उसके पास मोबाइल नहीं, उसका शौहर यूज़ करने देता और उसकी सास उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस करती। अगर ये सिचुएशन और सिनेरियो इस लड़के के, जो कि इस लड़की का शौहर है, और ये औरत जो इस लड़की की सास है, अगर यही सिचुएशन में इसकी बेटी या बहन हो तो क्या करेगा ये इंसान? मेरी बहन हामिला है और उसका शौहर बोल रहा है कि तू मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे जालिम जाबिर, तू हाथ लग जा रहे, कभी मौका दे, मेरे बहन घर पे आके बैठ जाना, फिर तेरे को बताता मैं क्या है। मोबाइल नहीं देता। और ये औरत बोलेंगी, या अल्लाह क्या जालिम सास दे दी, फिरौन से भी ज़्यादा जालिम है, मेरी बेटी की मेडिकल ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस करी, उसको कॉम्प्लिकेशन है, उसको फलां है, लेकिन ये बुढ़ी आके हर बार ये करो बोलती, वो करो बोलती, तो इसको गर्क कर दे, हलाक कर दे, इस पर लानत कर, इसको बर्बाद कर दे, इसको फालिज मार दे, इसको ये हो जाए, इसका बेड़ा कर। ये औरत दुआ कर। लेकिन ये औरत अब जब इसकी बहू का मामला आया तो ये क्या बोलेंगी? बहू दवाखाने जाकर आई है, क्या दी डॉक्टर ने बताओ? आप डॉक्टर के बताए हुए चिट्ठी कुंडली के ऐसा लेके बैठना पड़ता है उसको, ये दी उसने, ये खाओ ये मत खाओ, ये खाओ ये मत खाओ। मतलब इसने डॉक्टर के पास जाने ही नहीं चाहिए था, सास की बता देना चाहिए था, सास का ही प्रिस्क्रिप्शन ले लेना चाहिए था। और अब वहां जाके आके डॉक्टर के बताए हुए चीजों पे सास तय करेंगी कि क्या खाएंगी नहीं खाएंगी। बहू ये वाइट दवा है ना, ये नहीं खाना, ये बहुत खतरनाक रहती। अरे बड़ी बी, ये वाइट दवा, सारी दवाएं वाइट रहती,
आपको कैसा मालूम है? नहीं, यही शेप की दवा हमारी बेटी ने खाई थी, प्रॉब्लम। अरे तुम्हारा मामला अलग है, दवाओं का शेप एक जैसा होता है, लेकिन इंटरफेरेंस देखिए कंटिन्यूस। हमारी बहू का क्या है, पहला महीना नहीं चल रहा, जो दवा जो दवा जो दवा। हमारा तो मामला ऐसा था, एक दिन पहले तक हम काम कर रहे थे घर का। ये नई बच्चियों को क्या है कि लगा हुआ, बस पहले दिन से जिनका ये हो जा रहा, इनको फला हो जा रहा, इनको टाके देना पड़ रहे, इनको फला हो जा रहा, इनको संभल रहा नहीं, ये हो रहा। हमको तो 3-3 बच्चे हुए, मतलब ट्रिपलेट्स हो गए इनको। हमको तो जुड़वा हुए, हमको कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये आजकल की बच्चियां ऐसी। और ये बहू के ऊपर ताने हैं पूरे, दवा खा रहे। अब दवा खा रही बहू तो खा रहे दवा, सुकून आए होंगे तुमको दवा खा के, हमारा बोला हुआ नहीं समझता तुमको, दवा बहुत अच्छी लगती। ये मामला इसका। अब इसकी बेटी हामिला है, अब इसकी बेटी हामिला है, अभी दवाखाना जाके आई नहीं, बेटे यहाँ नहीं यहाँ जाओ। डॉक्टर ने क्या दी, एक एक नहीं, 2-2 दवा खाओ। आराम का नहीं बोली, अरे बोलो, मैं ससुराल में आराम का बोलो बोलना डॉक्टर को। और आजकल डॉक्टर भी मैंने देखा क्या करते मालूम आपको, जब आप दवाखाने गए तो वो जो लड़की हमें रहते से पूछते, सास के घर में माँ के घर में, तो बोलती माँ के घर में। फिर ठीक है, अगर सास के घर में तो बोलती इनको सख्त आराम की जरूरत है, माँ के घर भेज दो। क्योंकि तकलीफ इतनी दी जा रही है कि वो खुद चाह रही कि माँ के पास रहूं। तो डॉक्टर भी बहुत शाने पूछते हो माँ के घर में ये। जैसे एक साहब बताने लगे, मैं अपनी बेगम को दवाखाने ले गया, तो डॉक्टर बोलने कि आपको तो 8 महीने आराम की जरूरत है। तो हमारी बेगम ने बोले मैं माँ के घर पे हूँ। हाँ ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। समझ रहे, क्योंकि सासों ने तकलीफ इतनी दे दी, मशवरे इतने दे दिए कि। तो अब इसकी बेटी का जब मसला है, तो बेटे डॉक्टर ने क्या बोला वो करो। अगर डॉक्टर ने बोला आराम नहीं, तो लिखा के लो, बोलो मैं सास के पास है, माँ के पास जाना है, लिखा के लो उसको आराम करने का है। या फिर तुम आइडिया से मेरे घर पे आ जाओ और यहाँ के डॉक्टर को बता देंगे और बोलेंगे अरे इतने दूर कैको आए तुम, अभी तुम्हारा कुछ यहीं लेट जाओ, छोड़ो मत उसको। फिर वो जैसे औरंगाबाद से निकल के समझो हैदराबाद की थी, हैदराबाद जाके दवाखाने बता दी, वहाँ डॉक्टर ने बोलता हल ही नहीं सकते तुम, अभी भी मत हलो, उठा के ले जाना है तुमको। रिपोर्ट ऐसी लिखती हो ताकि माँ के घर से औरंगाबाद आना ही नहीं है, उसका मतलब आप समझे, वो वहीं रहेगा। तो बहन का केस रहेगा तो ये भाई बोलेगा कि मेरी बहन को आराम की सख्त जरूरत है एकदम, मेरी बेटी वही काम करेंगी जो डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन यही औरत जब बहू का मामला आएगा तो ये बोलेंगी कौन सी मेडिसिन कितने खाना, कितना टाइम दिया उसने, 5 दिन की दिया ना, 3 दिन खाना तुमने बस। कितने टाइम गोलियां हैं, 3 टाइम, 2 टाइम खाना तुमने। अब फला एसिड की, फला ये, अरे ये कोई ताकत की क्या गोलियां खा रहे तुम, हमको देखो, हम तो वजन उठा लेते थे, ये कर लेते थे। इतनी उम्रों में तुम लोगों का तो क्या मसला है, हमारी शादी तो 12 साल में हुई थी, तुम्हारे जो शौहर पैदा होने में सिर्फ 14 साल की थी, अभी तुम 24 साल के हो गए, लट्ठा हो गए, तुम अभी भी तुम प्रॉब्लम में, तुमको ये नहीं हो रहा। तो इतना प्रॉब्लम है कि वो साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट करता, मालूम आपको, कभी कभार ऐसा इफेक्ट करता है कि अगर औरत को पेन्स नहीं आ रहे ना औलाद होते वक्त, तो खाली सास का मुंह दिखा दिया तो औलाद हो जाती थी, दवा देने की जरूरत ही नहीं, आ गए मेरे साथ हो गई औलाद धन बोली। मतलब इतना टेंशन दे दी सास ने कि वो बेचारी के लिए, समझे ना आप देखिए, जिससे आपको डर लगता ना, या जो चीज से डर लगता है उसके बारे में सोचते आपको पेट में गड़बड़ गड़बड़ शुरू हो जाती। ये क्यों होता मालूम, जैसी माइंड कोई चीज से डरता है तो वो हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में, एक किस्म की। वो हार्मोन्स क्या करते मालूम, ऐसा इफेक्ट करते हैं कि या तो पेशाब आता है तेजी से, देखिए बच्चे को आपने डांटा, पेशाब आ जाता है उसको, या फिर आपका पेट खराब हो जाता है, गैसेस पास होना शुरू हो जाती है, पैखाना आ जाता है, ये होता है, नेचुरल है ये। तो उसको सब बेचारी को ये हाल हो जाता है। क्या कर रहे हो यार, इससे समाज टूट रहे हैं मालूम आपको, खानदान बिखर जा रहे हैं। कैसे ये समाज चलेगा जिस समाज के अंदर एक औरत से दूसरी औरत परेशान है, ये कैसे समाज चलेगा और बच्चों की तरबियत कैसे होंगी ऐसी समाज में जिस समाज के अंदर एक औरत जो कि सास से अपनी बहू को तकलीफ देती है और वही औरत अपने उसके होने वाले बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, इसी को इंतहा नहीं। मैं कहता हूं जो पोतों से और पोतियों से मोहब्बत करती है उसकी आधी बहू को दे दो ना तो जिंदगी सुधर जाएंगी ना। दूसरों के, अपनी बेटी की सास के तालों से दुआ करते थक रहे नहीं कि अल्लाह उस बुड्ढी का हालात अच्छे कर दे, उसकी तरफ सीधा कर दे, बहुत तकलीफ दे रही मेरी बेटी को, लेकिन खुद कभी अपने हालात को मॉनिटर नहीं करे कि मैं तकलीफ देने वाली तो नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है, हर आदमी सिर्फ दूसरे की आंख में कचरा है बताने पे लगा हुआ है, अपनी आंख की गंदगी और गलाजत नहीं देखता है। तो मैं जब सास बोलता हूं ना तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, मैं जानता हूं किसी की माँ है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि माँ ये तेरे 2 रूप कैसे है मुझे वो समझते हैं, ये तेरे 2 टाइप्स मुझे समझ में नहीं आते। ये जो 2 रूप है ना ये बहुत डेंजरस है, कि मतलब बेटे के लिए तो ऐसा रूप कि जैसा एक बतख होती है ना, बतख या मुर्गी जो अपने बच्चों को परों में ले लेती, और बहू के लिए ऐसा रूप कि एकदम नागिन, वो भी इच्छाधारी। देखिए ना यही औरत है, बच्चों के लिए इतनी वो है। बतख को देखिए ना आपने, मुर्गी जो कि छोटी होती है लेकिन बतख को देखिए, और वो स्विमिंग भी करती, मुर्गी स्विमिंग नहीं करती तो बतख
अपने बच्चों को परों में लेके स्विमिंग करती, मालूम आपको, और पार करा देती। इसलिए बतख का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए तो तुम इस तरह से हो कि उनको घेर कर, उनको संभाल कर, और उनको लेकर, उनको पानी से गुजार रही हो, उनको हर चीज करा रही हो। लेकिन नागिन बन जा रही हो तुम, एक सांप बन जा रही हो जो अपनी मामला जो है बहू का आ रहा है। क्यों परेशान है आपके डसने से? क्या बोलूं मैं, और तो बस लफ्ज ही नहीं। तो ये दो रूप से परेशान है। इससे कम्युनिटी तरक्की नहीं करती, मालूम आपको, कौम आगे नहीं बढ़ती। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताओ मैं क्या होता है। बच्चे आपके लीडर निकलेंगे कभी पोते और पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। क्योंकि जो औरत दूसरी औरत को तकलीफ और टॉन्ट दे के जलील करती है, उसके बच्चे जो उसको देखते अपनी माँ को तकलीफ में, तो वो जहनी तौर से कमजोर होते जाते हैं। जब अपनी माँ को डिसीजन लेते हुए नहीं देखते हैं तो वो भी डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। जब अपनी माँ को वो जुल्म के तहत दबावा देखते हैं तो वो डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। घर में फूफी के पास मोबाइल है, सब फूफियों के पास मोबाइल है, चाचियों के पास मोबाइल है, सबको मोबाइल है, और अगर एक माँ के पास मोबाइल नहीं है तो ये बच्चा अंदाजा लगाता है इससे कि मेरी माँ पर जुल्म हो रहा है, सब तो यूज करते, मेरी माँ क्यों नहीं यूज करती, तो मोबाइल नहीं दे रहे। मैं देखिए मोबाइल के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं कहा, ऑलरेडी अच्छी चीज़ नहीं, मैं खुद इसको कहता हूँ कि इसको अवॉइड किया जाए। बट इन्होंने जो सवाल किया, इमरजेंसी में कॉल करने को होना चाहिए, क्योंकि आजकल लैंडलाइन का सिस्टम तो घरों में है ही नहीं। मोबाइल है आपके पास, किसी से प्राइवेट मोबाइल मांगने जाएंगी, हमल की हालत में तो ऐसी हालत है, इमरजेंसी कंडीशन है। हम तो बच्चे घूमने जाते हैं पिकनिक में तो कोई मोबाइल दे देते, बेटे जा रहे, या टीचर का फ़ोन नंबर दो आपके, या तुम चुपके से लेके चल जाओ ताकि कॉन्टैक्ट में रहें हम। ये तो होना चाहिए, ये बेसिक नीड हो सकती है, बट मैं इसके बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डिपेंडेंट सिचुएशन सिनेरियो पे। बट कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे लैंडलाइन से हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे सादे मोबाइल से। ठीक है, एंड्रॉइड से आपको तकलीफ है, मल्टीमीडिया हैंडसेट से तकलीफ है, तो सादा तो दो, उसको कनेक्ट तो करे आपसे। और दवाओं के बारे में इंटरफेरेंस करिए मत करो, मशवरे दो, अच्छे दो। हमारे पास मशवरे सरकाजम वाले होते हैं, सरकाजम समझते हैं आप, ऐसे जो ताना वाले होते हैं, सरकास्टिक जिसको बोलते हैं, सरकाजम मतलब वो हाँ भी ना में माने में होता है। ऐसा हाँ होता है कि वो सुनने के बाद तकलीफ से आदमी बिलबिला जाता है। जैसे आपको औरत आई, बोल रही अम्मी मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोली आराम करो। अच्छा आराम करो, ये सरकाजम है। ये जो जुमला है ना, उसको नेज़ों के जैसा लगता जाकर, ये अभी नहीं समझता, ये अभी नहीं समझता। लेकिन जब बेटी की सास ये जुमला बोलती ना, आपके अम्मी तो बहुत अच्छे हैं, ये जो बहुत खींचती ना, तुमको समझ में आता कितने बुरे हैं, कैसे जुमले लगते। अच्छा, जो भी सास से हम मिले और वो कहना नहीं मैं तो बहू की अच्छाई के लिए ही कर रही, तो आपकी बेटी की सास भी उसकी बहू की अच्छाई के लिए ही करती, तो आपको क्यों बुरा लगता फिर? नहीं, आप ही दुनिया के अंदर है जो सबसे नेक पारसा है, दूसरे लोग नहीं है। और ये सबसे बड़ा मसला तब होता है जब हर आदमी ये समझता है मेरे से अच्छा, मेरे से अफजल, हमसे अच्छा, हमसे नेक कोई नहीं दुनिया में। नतीजा हम जो कर रहे हैं वो सही है और दूसरे दुनिया में जो करते सब गलत। मतलब उसने उसकी बहू को ये बोली अच्छा लंबा खींची, मतलब बुरा करी, और अगर मैं लंबा खींची इसलिए करी कि बहू को ट्रेनिंग दे रही कि आगे तेरे को तकलीफ नहीं होना जिंदगी में। भाई ये कौन सी ट्रेनिंग है और इसकी क्या जरूरत है? ये कौन सी ट्रेनिंग है? टॉन्ट देने वाली ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग की जरूरत ही क्या है? मतलब उसको क्या जाना है क्या? तुम अकेले घर में और वो है तुम्हारे साथ ही रहने वाली, उसको क्या ट्रेनिंग की जरूरत? नहीं, जिंदगी में भाने हर कोई बड़ा और क्या चल रहा है, हर कोई खींच रहा, तो उसको ताने की ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कर। तो समझो, ये इशू को मत करो। मेडिकल इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है, लेकिन मेडिकली लोग झूठ भी बोलते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी उसकी वजह है। समाज ने तकलीफ इतनी दी बहुओं को, नतीजतन डॉक्टरों से उन्होंने फिर लीविंग सर्टिफिकेट, मतलब लीव के आराम के सर्टिफिकेट बनाए झूठे, मैं जानता हूँ, लेकिन आपने मजबूर किया। पूरे 9 महीने सिर्फ आपके कमेंट, आपकी बात, ट्रीटमेंट में आपकी मदाखलत, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो। अच्छा, मैंने एक प्रॉब्लम ये भी देखा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बहू को कुछ गड़बड़ हो रही, अभी समझो शादी हुई, अब हामिला हो गई हो, लेकिन मालूम थोड़ी होता किसी को, अब कोई तकलीफ हो रही पेट में, ठीक, अब बेटा लेके चला गया, और पहली बार लेके चला गया और अम्मा साथ नहीं थी, और खबर आ गई ये प्रेग्नेंट है। बस वो बेचारी तो अपनी प्रेगनेंसी में खुश, इनका मुंह इतना बड़ा, मेरे को लेके नहीं गई, पहली बार अकेली चली गई, ये खबर मैं अपने कानों से सुनना चाहती थी, ये खबर मैं अपने मुंह से पहले देना चाहती थी। मेरा तो कोई अहमियत ही नहीं है, मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे साथ तो मेरे को तो बुढ़ी बना के रख दो, मेरे को घर से निकाल दो ना, अल्लाह उठा ले मेरे को तू ऊपर काय को। हालांकि बहू यहाँ ये टाइम पे आमीन बोलते रहती दिल में, अल्लाह मेरे को उठा लो तुम जल्दी, मैं कह को जी इसको इसलिए पाल के बड़ा करी कि खुशी ला के देंगा। ये भी प्रॉब्लम है, मैंने देखा।
अब इसके बाद के जितने भी मेडिकल चेकअप होंगे, डॉक्टर प्लस अम्मा प्लस बीवी, बीवी नहीं गई तो चलता अम्मा जाएंगी, बेटा तुमको तकलीफ हो रही मैं जाके आती, अरे ये प्रेग्नेंट है तुम क्या कुछ जाके आते, नहीं मैं लेके आती, मेरी बहुत अच्छा समझती डॉक्टर नहीं, मैं जो बोली समझ जाती, कम्युनिकेशन मेरा इतना स्ट्रांग है, उससे देखते उन्हें बोल देंगे अच्छा बहू की तकलीफ ही दवा ले जाओ, अरे बीमार ये है, ये पूरे टेस्ट में बैठी, बेटा बाहर, अम्मा और वो जा रहे। मैं समझता हूँ बच्चियाँ आजकल हाईली एजुकेटेड है, सोफिस्टिकेशन है, सारी चीजें है, ट्रांसपेरेंसी आजकल, आपको भी दवा ले जाइए नेट पे डालिए, सॉफ्टवेयर से देख लीजिए क्या है उसमें, जाए बता के आ जाए, काफी है। नहीं नहीं नहीं, वो साथ जाने का जो वो रहता, अच्छा अब यही मसला है, नहीं मैंने बुराई से नहीं की, मेरा दिल था, मेरी ख्वाहिश थी मेरे साथ में, वेरी गुड। अब तुम्हारी बेटी का सास का भी तो दिल ही है ना, तो वहां कैसा होता, बुड्ढी का को तेरे साथ आती वहां, तू क्या को ले जाती उसको, पैरों की नोक पे रखना उसको, वहां ले जाना और तुम दोनों घुस जाना अंदर और बुड्ढी बोलना बाहर बैठ, तू क्या को ले जाती उसको, ये ट्रेनिंग दी जाती है अपनी बेटी को। कभी ये नहीं सोचते कि मैं अपनी बहू के साथ क्या करूं, नहीं मेरे से अच्छी तो कोई है ही नहीं मेरी बहू के लिए, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूं। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कभी भी आप अपने बारे में अंदाजा नहीं लगाना, दूसरों से पूछना आप कैसे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया तेरा पड़ोसी तेरे बारे में क्या सोचता है तू वैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वैसे है। आइए हदीस के अल्फाज क्या थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े थे, एक जनाजा आपके सामने से ले जाया गया, लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है, उसकी काफी बुराई बयान करी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जहन्नुमी है। दूसरा जनाजा गया, साहबा ने कहा वैसा इतना अच्छा इतना अच्छा इतना, ये कहा ये जन्नती है। तो मोमिनों की गवाही दूसरे के बारे में इतनी अहमियत रखती है, वो लोग कह रहे थे ये बुरा है, तो लोग कभी भी आपके बारे में बुरी राय नहीं बनाएंगे जब तक आपकी बुराइयां वाज़ेह ना हो जाए। तो इसलिए दूसरों के बारे में अपने आप को जज नहीं करना, जजमेंट दूसरों से लेना। मुझे एक और बोलती ना मेरे जैसी सास तो मिलेंगी नहीं बहू तुमको, ऐसा नहीं होता, पहले वोट डालो उसका, बहू को बोलना है बगैर नाम के आर्टिकल लिख के दे, फिर बताती है आपकी बुराइयां क्या है। खुद ही सोच ले रहे मैं दुनिया में सबसे अच्छी, हो ही नहीं सकता, ये मत करो, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये इतने केसेस हमारे पास आ रहे हैं, मुस्लिम फैमिली के सबसे बड़े इशू 90% इशू ये, दोनों अपने मुकाम को नहीं पहचानते, कई जगह बहुएं भी जुल्म करती है, इसमें नो डाउट, नो डाउट, बहुएं भी जुल्म करती, कोई डाउट नहीं, लेकिन सासों का जुल्म तो भाई जुल्म, ये मानना पड़ेगा। अच्छा कभी क्या होता, सास पूरी जिंदगी घसती बहू के साथ, अब ये बहू होगी 50 की, सास हो गई 70 की, अब बहू क्या करती है, हालांकि गलत टाइम है, लेकिन बहू बदले निकालना शुरू करती, अब चूंकि आपके हाथ पर ऐसे हो जाते, ये बदला नहीं, गलत है मत करो, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी होती है, आदमी बदला चाहता है, रिवेंज होता है, इसीलिए किसी का कत्ल हो गया तो शरीर ने कहा उसको भी कत्ल किया जाए या खून बहा लिया जाए, क्योंकि बदला नहीं लिया जाएगा ना तो फसाद दुनिया में फैलता है, लोग बदला लेने की ख्वाहिश, यही तो है। फिर वो बदला लेती है बुढ़ापे में, फिर वो बुढ़ा बुढ़ी बोल रहे कितना जुल्म कर रही है, लेकिन क्या जवानी तुमने कैसी गुजारी उसके साथ। कभी ये भी होता है बहू जवान है लेकिन तकलीफ देती है, अपने पढ़ाई की वजह से तकलीफ देती है, अपने पैसे की वजह से तकलीफ देती है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये सास की तकलीफ बहू को ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये भी तकलीफ है, मैं मान रहा हूँ, इसमें डिनाई नहीं करता हूँ मैं इसको, बहू पढ़ी लिखी है तो गरीब माँ बाप है, जो पढ़े लिखे नहीं उनको तकलीफ देती है, ये मालदार है वो गरीब है तकलीफ देती है, मैं जानता हूँ ये परसेंटेज कम है इसके मुकाबले में जो सासों ने बहुओं को तकलीफ, तो लिहाजा मैं कहूँगा अल्लाह के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का ख़ानदान आगे बढ़े, वो खुश रहे, हाँ, तो आप इनमें मोहब्बत बढ़ाइए दोनों में, और ना होता ये है कि आप आग लगाने वाले बने, बेटा आया, हाँ तुम्हारी बीवी तो पड़ी हुई सुबह से, ये एक जुमला उससे बहुत शाख गुजरता है, वो आया था किसी मूड से, वो आया था किसी सोच को लेकर, वो आया था कुछ अच्छा बोलने, आपके एक जुमले से उसका दिमाग खराब हो जाता है, उनके रिश्ते खराब होंगे, उनकी औलादें खराब होती जो कि आपकी नस्लें हैं, ये रिश्ते को समझिए, ये रिश्ते में अगर नहीं होंगे ना तो फिर बहुत सी बार जब मैं ये बात करता हूँ लोग बोलते हैं यार फैज भाई यहाँ आके ना बहुत टेढ़े हो जाते, एक तो घर अलग कर दो बोलते हैं और दूसरा दूसरी शादी की बहुत बातें करते हैं, फिर मैं कहता हूँ यहाँ आकर अलग रहने दो, जीने दो उनको अपनी जिंदगी, शरीयत में यही है, शादियां होती थी और साहब अलग हो जाते थे,
और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इसका अलग होने का बिल्कुल मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया। वो सब कुछ करते थे अपने वालिदैन के लिए, बट ये मसाइल पैदा नहीं होने देते थे। इसीलिए सहाबा, सहाबिया, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगियों में सास बहू के झगड़े कहीं नहीं मिलेंगे। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इशू है। गल्फ में आपको आज भी नहीं मिलेंगे ये सब मसाइल, आज भी नहीं मिलेंगे आप। शादी हुई कि अलग ही घर रहेंगे उसका, तो ही शादी होती। बेटे ने इतना कमाना, घर अलग करना, शादी कर देते उसको, वो वहीं रहेंगे। बहू आएंगी, साथ खाएंगी, खाना लाएंगी, बच्चों को लाएंगी, घूमेंगे फिरेंगे साथ, सब करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में, वो अलग है। अगर मेरी माँ मलिका है, एम्प्रेस है, मेरी बीवी ये भी रानी है, आप महारानी है तो वो रानी है ना, उसका भी मुकाम है ना। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं मरूंगी जब तक वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जिंदगी में रहकर फायदा उठाएं, दोनों का मिलकर रहना। चूंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन पे हम लोग साथ रहते हैं, दोनों साथ रहें, मिलजुल कर रहें, घुल मिल कर रहें। बहुएं भी सीखे कि बूढ़ों की इज्जत करना क्या है, बड़ों की इज्जत करना क्यों जरूरी है। वो भी ये समझे कि मेरी सास जो होती है मेरी माँ जैसी है, और माँ जैसा मुझे डांटती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, सास भी डांटी तो बुरा नहीं लगना। लेकिन सास से भी कहूँगा तुम सिर्फ डांटते ही रहोगे तो कैसा चलेंगे, सिर्फ बुराई पे पकड़ोगी तो कैसे चलेंगे, अच्छाई पे तारीफ भी तो क्या करो। नहीं करी थी ना मैंने, शादी के दूसरे दिन तारीफ करी थी ना, कितनी अच्छी बहू है मेरी। शादी को 20 साल हो गए, उसके बाद 19 साल में कोई तारीफ नहीं हुई ना। देखिए आपके घर में एक शरारती बच्चा है, शरारती बच्चा है, क्या करते हैं आप उसको, क्या करते हैं? ये मेरा बेटा बहुत नेक बेटा है, हर चीज जगह पे रखता हूँ, हर चीज जगह पे नहीं रखता हूँ, लेकिन आप ऐसा बोल के क्या करते हैं, उसका मूड चेंज करना है, तो बच्चा क्या करता है, जोश में काम शुरू कर देता। यही करते हैं ना। अब बहू भी बुरी है समझ लीजिए आप, तो बुरी है तो क्या करना चाहिए आप, वही टेक्निक इसको भी यूज करना चाहिए ना। बुरे लोगों का बुरा नहीं बोलते, अच्छा बोल के उनसे काम निकलवाते। यहाँ क्यों नहीं यूज करते टेक्निक? तो मैं ये कहता हूँ, जब बुरा बोलते हैं किसी को, उसकी बुराई पर मेरा दिल तो साफ है, मैं जो है सब भड़बड़ भड़बड़ निकाल देती हूँ। ये बहुत कॉमन है हमारा। तो तुम्हारी बेटी के साथ ही भड़बड़ भड़बड़ निकाल देती, सब सब भड़ाभड़ निकाल रहे ना, सब निकाल रहे भड़बड़ भड़बड़, चलो चलने दो ना। तो दूसरों को क्यों नहीं हक देते आप ये भड़बड़ निकालने का, आप ही निकालेंगे पूरी। नहीं बहू देखो तुमको बुरा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरा जो दिल में मैं निकाल दूँ। तुम्हारी अम्मा की नाक इतनी छप्पी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। यार ये कौन सी बात हुई भड़बड़ निकालने वाली, कि मैं दिल में रखती उसकी माँ की नाक पे टॉन मार रहा। तुम भी तुम्हारे माँ पे गए वैसे भद्दे होते जा रहे, दिन ब दिन ऐसा कर रहे, बर्फ के गोले हो गए, ठंडे एकदम, काम कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी अम्मा भी ऐसी है, तुम्हारे अब्बा बोल रहे थे। ये दिल में रख, ये निकालने, भड़बड़ निकालने वाली चीज थी ये बोलने के बाद उसका आपको लग रहा उसका मेंटल बैलेंस सही रहेगा, ये बोलने के बाद आपको लगता है वो आपकी इज्जत करेंगे और आपके खाने में नमक बराबर रहेगा, ये बोलने के बाद आपको लगता है आपके कपड़े बराबर धुलेंगे, ये बोलने के बाद लगता है वो आपकी इज्जत करेंगी, वो इंतजार करेंगी आपको तकलीफ होने। ये तरीका नहीं। अगर उसने भी ऐसी भड़बड़ भड़बड़ निकालना शुरू करी तो, हाँ उसने भी आप पे टॉन्ट मारी तो, अम्मी कैसे दिख रहे आप, आउट ऑफ शेप हो गए, कैसे कैसे हो गए, अजीब गरीब। हमारे अम्मा की नाक तो भी चप्पी, आपकी नाक को सिर्फ 2 सुराखी है। हाँ ये बोली तो कैसा लगता है फिर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, सास की इज्जत है नहीं है। तो देखिए मेरा, मैं क्या मानता हूँ, मेरा शुरू से रूल रहा, जितनी बड़ों को इज्जत देते ना, बच्चों को भी इतनी इज्जत दो, तो बच्चे भी आपको इज्जत देते हैं। तो मैं कहूँगा जितना आप सास को एक्सपेक्ट करें तो बहू को भी इतना दो, जितना बहू की माँ को उम्मीद करे कि वो मुझे दे, तो आप भी आप उसको उतनी इज्जत दो। सब जब करेंगे ना तो एक माहौल बन जाएगा, माहौल बन जाएगा, मजा आ जाएगा, वो फैमिली सिस्टम बनेगा, वो खानदान बनेंगे, वो बच्चे निकलेंगे, वो तरबियत होंगी, वो तालीम होंगी, वो खुशियाँ आ जाएंगी जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज सास बहू के झगड़े से सारी खुशियाँ मारी जाती मानो। इसको औलाद पैदा होने वाली सबके मुंह सूजे हो चुके, अम्मा को साथ में ले गया दवाखाना, इसकी खुशी का टाइम था नहीं। आपके बच्चे की खुशी का वक्त है नहीं है कि उसको औलाद हो रही, लेकिन आपको नहीं ले गया बोल के आपने पूरी उसकी खुशियों में आग लगा दी। उसकी शादी है आज भी, कल वली में आप बोलते आज तू ये कर वो कर, बहू से बात मत कर, साथ मत सो आज के, कल इज्जत नहीं हमारी शादी। इनकी खुशियां क्यों बर्बाद कर, क्यों कर? और ये इतना सीरियस और इतना ज्यादा हो रहा है कि बच्चियों को लोग ट्रेन करके भेज रहे कि बाबा देख क्योंकि वो घर में जाना है, रिश्ता तो कोई आ रहा नहीं था, हमने देखे बहुत ऐसे घर जहाँ माँ हो ही ना तेको सासिस ना रहे, लेकिन ऐसे घर नहीं मिल रहे हमको, तो लिहाजा आप तेको ये घर में जाना है। और कान बंद कर लेना दोनों, आंखों पे फिल्टर्स डाल लेना अलग अलग, जिससे तेरी सास तेको सिर्फ अच्छी नजर आए, बाकी सब इजी ले लेना। तो ये भी जाती हो जाके फद बोल के बढ़ जाती सामने कि सास, चूंकि उसको मालूम पहले से कि कैसा तकलीफ देती पुरानी बहू, क्या क्या की, आई बोलती ये कर, तो बोलती आ आ आ आ आ, अरे ये क्या, आगे मेरी बहू ना सुनती नहीं करती, बोलती अभी मस्त रहूंगी मैं, दूसरों के सुनते रहूंगी ना तो तकलीफ में रहूंगी। उन्हें गालियां दे रही भी तो ये खाली हंसते थे, अम्मी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जाए नसीब। उन्हें बोली तू चलना नहीं आती, अम्मी शुक्रिया 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 शुक्रिया, तू कितनी बुरी है रे अम्मी शुक्रिया शुक्रिया, फिल्टर्स लगे, ये काम करो ना अम्मी मेरे से नहीं होता शुक्रिया बस,
ये मोड में रहती, फिर सुनती नहीं कुछ भी, फिर ये रोते बैठी, मेरी बहू कुछ सुनती ही नहीं, क्योंकि उसको पहले ट्रेनिंग मिल गई कि 2 के साथ जो सुलूक है बड़ी बहू के साथ, वो ट्रेंड होके आई, सुनना ही नहीं अपनी। जो थोड़े सेंसिटिव थे घर से निकल जाते फिर शौहर को लेके, फिर रोती रहती ये औरत कि मेरे बेटे को लेके निकल गई। जो इनसेंसिटिव है वो पड़े हुए इसके सीने के ऊपर लौटते हुए कुछ भी नहीं करते। जो करती थी काम उसको तंग कर दी बहू को, भाग गई घर छोड़कर, बेटे को भी ले गई साथ। जो वो थे जो नहीं सुनते तेरा, वो तेरे साथ है, तो प्रॉब्लम है यार, सॉल्व करो जल्दी। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे ना, ये कम्युनिटी ना तरक्की कर सकती है, ना तालीम में आगे बढ़ सकती है, ना मेंटली ये कैपेबिलिटीज हासिल करेंगी, ना इनकी नस्लें नशोनुमा पाएंगे। क्योंकि हर खुशी में पहले 10 लोगों की खुशी देखना है, तो इसकी खुशी होगी। ये नहीं होना चाहिए। आप खुश होना चाहिए कि आपने बोले भी नहीं कि आप जो हामिला है, आज पता चला, बहुत खुशी हुई सुन के, इमेंस। बस ये होना मूड, मुंह फुला के बैठे हुए, अब बेटा मना रहा है मान जाओ अम्मी, बहू भी मना रही मान जाओ, इनकी खुशियां हैं, तुमको मनाने में बैठे बेचारे। सोचो ये घरों में प्रैक्टिकली हो रहा है। ये तब समझ में आता जब बेटी आती रोते वहां से और बोलती भैया अम्मी वो मेरा ऐसा था, वो हम तो ऐसे ही चले गए, पेट में मेरे तकलीफ हो रही थी, बस वहाँ चले गए तो उन्हें गुड न्यूज़ दे दी हमको, हमने यहाँ के बोले मेरी सास ने इतना बोली इतना बोली इतना बोली इतना बोली, मैं यहाँ के रो रही, तो फिर बोल रहे मेरे बेटे जान दे बर्दाश्त कर। लेकिन खुद भी तो वही करते हैं यार किसी के साथ। क्या है क्या है ये साइकिल ख़त्म करो कभी तो। बहरहाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर हमें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की बहुत ज़रूरत है। तो लिहाजा गुजारिश करूँगा मोबाइल भी दे ज़रूरत की चीज़ें कम्युनिकेशन की, मल्टीमीडिया नहीं तो सादा तो भी दे। और सास का काम नहीं है, अगर सास डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर है, माँ है, तो एक अलग बात है, वरना खामोखा उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस ना करें।